हाँ जी, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारा साथियों, सभी को मेरा राम राम। टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। देखिए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य। ये जो क्लासेस चल रही है आरफेसी सेकंड ग्रेड और आरफेसी फर्स्ट ग्रेड, इसके साथ साथ आप हिंदी विषय से किसी भी ग्रेड के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो साथियों, सभी के लिए ये बेहद ही उपयोगी क्लास है साथियों। यदि आप इसे डेली या नियमित रूप से अटेंड करते रहे साथियों, जो मैं मैटर आपको उपलब्ध कराऊं, यदि आपको वह याद हो गया साथियों, तो हिंदी का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है साथियों जो आप फाइट नहीं कर सकते हो। यानी कि हर एग्ज़ाम आप में आप पास हो गए साथियों, हर एग्ज़ाम में, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, कॉलेज लेक्चरर का, पीजीटी, टीजीटी, केवीएनएस या एवीएनएस, यानी कहने का मतलब केंद्र से या राज्य से कोई सी भी वैकेंसी हो, किसी भी स्तर की साथियों, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो एक बार पुनः मैं सभी साथियों का आज की क्लास में स्वागत करता हूँ और पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों जैन साहित्य। आज अपनी क्लास साथियों, ये साथियों है 15वीं क्लास है साथियों। क्लास बिल्कुल नियमित रूप से चल रही है, एक भी दिन ऐसा नहीं है साथियों जो आपको मैं क्लास उपलब्ध नहीं कर रहा हूं। और जल्द ही साथियों मैं चाहता हूं कि आपका संपूर्ण कोर्स बिल्कुल जल्दी समाप्त करूं। तो देखिए साथियों, हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द में अप्रत्यय के योग से बनी है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। उसे साथियों जैन कहते हैं। जैन शब्द का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो क्या कहलाता है? जैन कहलाता है साथियों। जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, वह जैन कहलाता है। और जैन शब्द की उत्पत्ति जीन धातु में अप्रत्यय के योग से हुई। जब आपने प्रत्यय पढ़े होंगे साथियों हिंदी व्याकरण में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ा है कि कौन से प्रत्यय लगने से आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है। वह सब प्रत्यय, उनमें से एक प्रत्यय साथियों अप्रत्यय भी है। आगे देखिए, आदिकाल का वह साहित्य जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों का निरूपण किया गया, जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है साथियों। जैन साहित्य किसे कहते हैं? तो आदिकाल का वह साहित्य जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों का निरूपण किया गया, उसे जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? आदिकाल में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही ऐसा काव्य है जो प्रामाणिक है साथियों। प्रामाणिक, ये ऐसा आ गया साथियों, प्रामाणिक। क्योंकि अभी देखा हमने एक अप्रत्यय, ये प्रत्यय लगने पर आदि स्वर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो प्रे करने हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। एक बार पुनः डॉक्टर बच्चन सिंह ने जैन साहित्य के विषय में क्या कहा है? आदिकाल में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही ऐसा साहित्य है जो प्रामाणिक है। यानी कि आदिकाल में जितने भी साहित्य है ना, जितने भी साहित्य पढ़े अपन ने, जितने भी भाग पढ़े, उनमें से जैन साहित्य ही एकमात्र प्रामाणिक साहित्य मानते हैं कि इसमें जितनी भी रचना, जितने भी कवि हो, सब क्या है? प्रामाणिक है। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें साथियों, ताकि हर क्लास आपके पास पहुंच सके। मैं आपसे पूर्ण विश्वास दिलाता हूं साथियों कि मैं आपका पूरा कोर्स करूंगा, बिल्कुल भी जो भी है सब कुछ पढ़ाऊंगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए साथियों। इसलिए आप पहली बार हो तो जरूर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी साथियों आप जितने के पास पहुँचे, प्लीज़ कम से कम आप 10-20 जितने भी साथी हैं उनके पास आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ऐसा साहित्य है जो क्या है? प्रामाणिक। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है साथियों। आगे बात करते हैं, अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत विवेचित, यानी अपभ्रंश काव्य प्रकरण जो अपन ने पढ़ा साथियों, अपभ्रंश काव्य जो प्रकरण पढ़ा, उसमें भी अपने साथियों स्वयंभू पढ़ा, पुष्यदंतु पढ़ा, जोइंदा पढ़ा, धनपाल पढ़ा, राम सिंह पढ़ा, जीन धन सूरी पढ़ा, हेमचंद्र पढ़ा, सोमप्रभ सूरी पढ़ा, और अब्दुल रहमान भी पढ़ा, और आचार्य मेरुतुंग भी पढ़ा। ये जितने भी कवि है साथियों, सभी कवि को अपन कौन से? अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अर्थात अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत जितने भी कवि हैं वो सब क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत आने वाले
कवि है साथियों। इसका मतलब है जैन साहित्य में जो जय लिखा गया साथियों, वो किस में लिखा? अपभ्रंश में लिखा गया है साथियों। किसमें? अपभ्रंश में लिखा गया है। इस बात का आप ध्यान रखिए साथियों, क्योंकि अपभ्रंश के कवि पढ़ते हैं इनको अपन। आगे, जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ 4 है साथियों। जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ कितनी? 4। आचार, रास, चर्यू और फागु। आचार, रास, चर्य और फागु साथियों, ये 4 शैलियों में जैन साहित्य हमें देखने को मिलता है। आचार, रास, चर्य और फागु। आचार का मतलब साथियों जिसमें उपदेशों की प्रधानता हो, जिसमें आचरण को शुद्ध और पवित्र किया जाता है। आचरण सुधारने के लिए साथियों, नेचर सुधारने के लिए जो उपदेश दिए गए हैं, तो आचार में उपदेशों की प्रधानता है। रास एक गायन शैली है। चर्यू और फागु साथियों, चर्यू और फागु जो 2 शैलियाँ हैं, इसमें भी जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। चर्यू और फागु में भी जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये साथियों जैन साहित्य के अंतर्गत हमें 4 शैलियाँ देखने को मिलती है। रास, आचार, रास, चर्यू और फागु। आगे बात करते हैं। आचार शैली की रचनाओं में घटनाओं के स्थान पर उपदेशों की प्रधानता है। ध्यान रखना, आचार शैली में क्या है? उपदेशों की प्रधानता है। घटनाओं के स्थान पर उपदेशों की प्रधानता। देखो साथियों, एक तो अपन पढ़ते हैं आचार और एक पढ़ते हैं साथियों अपन आचार। आचार जो शब्द युग्म शब्द पढ़ते हैं ना, आचार जो शब्द है ये एक प्रकार का व्यंजन है साथियों। जैसे आम का, आंवले का, आम का, आंवले का, मिर्च का, अनेक प्रकार का जो आचार बनाते हैं, ये आचार उसके लिए आता है। आचार उसके लिए शब्द आता है। आचार का मतलब होता है नेचर, यानी कि अपना चरित्र साथियों। चरित्र के लिए आचार आता है और आचार आता है एक प्रकार के व्यंजन के लिए साथियों। तो बात करते हैं आचार, रास, चर्य और फागु 4 शैलियों में जैन साहित्य मिलता है। आचार में उपदेशों की प्रधानता है। आचार में किसकी प्रधानता है? ध्यान रखना, आचार में उपदेशों की प्रधानता है। और इसके बाद बात करते हैं साथियों, फाग एवं चर्यो काव्य में जीवन चरित्र को लिखा गया है। फाग और जो चरित्र काव्य, चर्यो काव्य है, इसमें किसको लिखा गया है? जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। रास एक प्रभावशाली रचना शैली जिसका ताल देकर गायन किया जाता है। क्या है? फागु और चर्यों में तो जीवन चरित्र का वर्णन है। रास एक प्रभावशाली शैली है जिसका ताल देकर गायन किया जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखें, ये जैन साहित्य की 4 शैलियाँ हैं। पहले आचार, फागु, चर्यू और एक साथियों रास। तो आचार में उपदेशों की प्रधानता, फागु, चर्यम चरित्र काव्य और रास क्या है? एक गायन शैली है साथियों, जिसमें ताल देकर गाया जाता है साथियों। आगे, आदिकाल में रचित अधिकतर रचनाएं रास शैली में मिलती है। यानी जैन साहित्य में जो 4 शैलियाँ, इसमें से अधिकतर जो रचना मिलती है वो रास शैली में रचित मिलती है। ध्यान रखना, आदिकाल में जैन साहित्य की 4 रचना शैलियाँ, 4 रचना शैलियों में जो सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई वो रास शैली है साथियों। आगे बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जैन साहित्य को बिल्कुल पूरा करेंगे, इसलिए मेरा मानना है कि आप साथियों कहीं पर नहीं जाइएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, आपका जैन साहित्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत अधिकांश कवियों का संबंध जैन काव्य से है। यानी अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत जो कवि पढ़े हैं उनमें से अधिकतर कवि साथियों जैन काव्य के ही आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसके लिए 7 रचनाकारों का उल्लेख किया है और साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके लिए 5 रचनाकारों का उल्लेख किया है। यानी कि अपभ्रंश काव्य प्रकरण के डॉक्टर नगेंद्र ने 7 कवियों को स्थान दिया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 5 कवियों को स्थान दिया है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत 7 और डॉक्टर नगेंद्र ने 7 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 5 कवियों को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत स्थान दिया है। बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश काव्य में जिन 7 रचनाकारों का उल्लेख किया है उसमें संदेश रासक के रचयिता अध्ययमान या अब्दुल रहमान को छोड़कर 6 का संबंध जैन मत से हैं। यानी कि इसके पहले भी अपन ने जैन कवि पढ़ लिए साथियों। ध्यान रखना, कहाँ पर? अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत। एक बार पुनः, डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश काव्य में जिन 7 रचनाकारों का
उल्लेख किया है उसमें संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान या अध्यमान को छोड़कर साक्ष्य का संबंध किससे है? जैन मत से है साथियों। उसी प्रकार डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य शुक्ल के द्वारा अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत 5 कवियों में से विद्याधर और शारंगधर को छोड़कर 3 का संबंध जैन से है साथियों, जैन साहित्य से। यानी कि आचार्य डॉक्टर नगेन ने 7 कवियों को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत स्थान दिया, जिसमें 6 तो है किसके? जैन साहित्य के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 5 कवियों को किसके अंतर्गत स्थान दिया है? अपभ्रंश काव्य के अंदर, जिसमें से साथियों 3 का संबंध जैन काव्य से, यानी 9 को साथियों हम जैन काव्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी उतने ही पढ़ेंगे साथियों। तो इसमें एक तो शारंगधर और एक साथियों विद्याधर। शारंगधर विद्याधर को छोड़कर बाकी जितने भी पढ़े अपन ने वो सब क्या है? उनका अध्ययन हम जैन काव्य यानी उसका अपन अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत वहाँ पर अपन अध्ययन कर चुके हैं साथियों। जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार निम्नलिखित है। जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार निम्नलिखित है। देखो साथियों, जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मेरा तो ये मानना है, यदि 2 और 1 डेढ़ 2 साल की पढ़ाई से यदि साथियों जीवन भर पैसे मिलते हैं तो इससे बढ़िया तो और कौन सा काम हो सकता है साथियों। केवल अपनी ज़िंदगी का 2 साल दीजिए, अपनी ज़िंदगी का 2 साल दीजिए और लाइफ टाइम साथियों आराम पाइए। बहुत अच्छी प्लान है साथियों, और इस प्लान को जो समझ जाता है वो ज़िंदगी भर क्या कहता है, बिल्कुल फ्री नो टेंशन से ज़िंदगी जीता है। जो इस प्लान को नहीं समझता, कौन के प्लान को, कि 2 साल मेहनत करिए और ज़िंदगी भर ऐश करिए। आचार्य देव सेन पहला आता है साथियों, अपभ्रंश का कवि आचार्य देवसेन। और एक और आता है साथियों, आपने पढ़ा होगा आचार्य देव जो रीतिकाल के जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। क्या है? देवदत्त द्विवेदी, जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी, जिनका पूरा नाम है साथियों। क्या नाम है? ये पढ़ते हैं अपन रीतिकाल के अंतर्गत देवदत्त द्विवेदी साथियों। ये अलग कवि है जो रीतिकाल का कवि है साथियों, रीतिकाल का कवि है। और ये है अपभ्रंश का जैन साहित्य का कवि है आचार्य देवसेन। इनकी रचना का नाम है श्रावकाचार। ध्यान रखना, क्या रचना का नाम है? श्रावकाचार साथियों। आगे, ये हिंदी की प्रथम उपलब्ध रचना मानी जाती है, जिसका रचना काल 933 ईस्वी है। यह हिंदी की जो पहली रचना मानी जाती है साथियों, वो श्रावकाचार ही मानी जाती है। देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। ध्यान रखना, देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है, इसका रचना काल है 933 ईस्वी। यानी आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में जो श्रावकाचार लिखी है उसे हिंदी की पहली रचना माना जाता है। हिंदी की पहली रचना किसे माना जाता है? श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है, जिसके लेखक कौन है? देवसेन है। और इसकी रचना काल या समय कितना है? 933। तो अपन ने अभी देखा आचार्य देवसेन, जिनकी रचना का नाम है श्रावकाचार, ये हिंदी की पहली उपलब्ध रचना मानी जाती है, जिसका रचना काल 933 ईस्वी है। आगे बात करते हैं साथियों, 252 में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें गृहस्थ के कर्तव्य पर भी विचार किया गया। श्रावकाचार में क्या है? 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ इसमें गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। दव्य सहाव प्रयास आचार्य देवसेन की अपभ्रंश में रचित रचना है, जिसका शुद्ध नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। इसका हिंदी में होगा द्रव्य स्वभाव प्रकाश और अपभ्रंश में हो जाएगा दव्य सहाव प्रयास। इसको भी आचार्य देवसेन की रचना माना जाता है। लघु नयन चक्र और दर्शन सार हिंदी में रचित अन्य कृतियां हैं किसकी? आचार्य देवसेन की। तो आचार्य देवसेन की पहली साथियों ध्यान रखना, श्रावकाचार, फिर दव्य सहाव प्रकाश, लघु नयन चक्र और दर्शन सार। इसमें केवल साथियों आप एक रचना ही याद रखें, श्रावकाचार जो आचार्य देवसेन की रचना है। और इस श्रावकाचार में साथियों क्या है? ये पहली बात रचना वर्ष देखें, इसका कितना है? 933 है। किसने लिखी? देवसेन ने लिखी साथियों। इसमें क्या
250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है, साथ साथ इसमें ग्रस्त के कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला है साथियों, जो काव्य की श्रेणी में नहीं आती। कौन? लघु नयन चक्र और दर्शन सार जो हिंदी में रचित हैं, ये काव्य की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार साथियों अपन ने पहला कवि पढ़ा है, अपन ने क्या पढ़ा? देवसेन, जिनकी रचना का नाम है साथियों देवसेन की श्रावकाचार है। कब लिखी है? 933 ईस्वी में लिखी है। क्या इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है? कितने दोहों में? 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है, 933 में लिखी गई। साथ ही साथ इसमें ग्रस्त के कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। किसमें? श्रावकाचार्य में। ध्यान रखना, हिंदी की जो पहली रचना मानी जाती है साथियों, वे देवसेन कृत श्रावकाचार्य हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। अगला कवि आता है शालिभद्र सूरी। कौन सा आता है? शालिभद्र सूरी, जिसका लेखक है भरतेश्वर बाहुबली रास। पहला दूसरा कवि है शालिभद्र सूरी, जिनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी? शालिभद्र सूरी की। ध्यान रखना, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किसकी? शालिभद्र सूरी है। कब लिखा? 1184 में। संपादन किया श्री जीन विजय ने। श्री जीन विजय ने इसका संपादन किया। किसका? भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किया किसने? श्री जीन विजय ने। और इसका रचना काल है साथियों 1184। तो शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना काल इसका 1144। इसका संपादन किया श्री जीन विजय ने। आगे, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र को हिंदी का प्रथम कवि वे भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। यानी कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? अपन ने पढ़ा था, जहां पर पहला कवि देखा अपन ने, शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो आपको याद रखना, यहाँ तो लिखना आप शाह और पीछे लिखना गे, दोनों बनेगा सा गे से बनेगा गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई भरतेश्वर बाहुबली रास को शालिभद्र सूरी ने हिंदी की पहली रचना माना है। जबकि हिंदी का पहला कवि सरप्पा माना जाता है सर्वमान्यता अनुसार, और पहली रचना मानी जाती है श्रावकाचार। कौन मानी जाती है? श्रावकाचार। अब बात करते हैं साथियों आगे। मुनि जीन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जिन्हें इसका संपादन किया किसका? भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जीन विजय ने किया। ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, क्योंकि अपन ने देखा जैन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य 4 शैलियों में रचा गया है। कौन से में? आचार, रास, फागु और चरियू। इन 4 शैलियों में लिखा गया है। 4 शैलियों में से जो विजय सेन सूरी का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, वो किस शैली में लिखा है? रास शैली में लिखा गया साथियों। इसमें भगवान बाहुबली और भरतेश्वर का कथानक वर्णित है। इसमें भगवान बाहुबली और भरतेश्वर का कथानक वर्णित है। किसमें? भरतेश्वर बाहुबली रास में। 205 दोहों का खंड काव्य, ध्यान रखना। कौन? शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित भरतेश्वर बाहुबली रास 250 दोहों का इसमें है कुल, और यह खंड काव्य है। यानी 250 दोहों का खंड काव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास द्वारा रचित, यानी कि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास 250 दोहों का ये क्या है? एक खंड काव्य है। इनकी 2 रचना और आती है साथियों, एक है बुद्धि रास और पंच पांडव रास। पहली बात पहली है भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास और पंच पांडव रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास और पंच पांडव रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव रास। बुद्धि रास और पंच पांडव रास किसकी रचना है ये साथियों? ये है शालिभद्र सूरी की रचना। बुद्धि रास, पंच पांडव रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास और पंच पांडव रास किसकी रचना है? ये शालिभद्र सूरी की रचना है। अगला जो कवि आता है सपना अपना आता है वो आसगु। कौन आता है? आसगु साथियों। देखिए रचना है इसकी चंदनबाला रास 1200। आसगु की रचना है चंदनबाला रास, और ये है
1200 में इसे लिखा गया है। चंदन बाला रास और जीव दया रास दो रचनाएं साथियों आस्को की। इसकी एक तो है चंदन बाला रास और एक है जीव दया रास। जीव दया रास साथियों, इस प्रकार से इनकी दो रचना मिलती किसकी, आस्को की। पहली है चंदन बाला रास जीव दया रास, चंदन बाला रास जीव दया रास, चंदन बाला रास जीव दया रास, चंदन बाला रास और जीव दया रास किसकी है, आस्को की है साथी। इसमें चंपानगर की राजकुमारी चंदन बाला का सतीत्व वर्णित है। कवि ने इस ग्रंथ की रचना राजस्थान के जालोर नगर में की है साथियों। ध्यान रखना, इसमें चंपानगर की राजकुमारी जिसका नाम है चंदन बाला, चंपानगर ये पाटन गुजरात की राजकुमारी होगी साथियों मेरे हिसाब से। तो इसमें चंपानगरी की राजकुमारी चंदन बाला का सतीत्व वर्णित है। कवि ने इस ग्रंथ की रचना राजस्थान के जालोर नगर में की। हो सकता है जालोर के राजाओं कानड़देव और सोनगरा उनकी साथियों उनके परिवार में से या उनके वंश में से ये कोई हो सकती है, क्योंकि 1200 में लगभग लिखी गई। तो 1200 में उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालोर के दुर्ग में साथियों, तो उस समय कानड़देव सोनगराई आदि ही वहाँ के शासक थे साथियों। तो चंदन बाला रास है, इससे चंदन बाला रास 1200। इसमें चंपानगर की राजकुमारी चंदन बाला का सतीत्व वर्णित है। कवि ने इस ग्रंथ की रचना राजस्थान के जालोर नगर में की और यह 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य है। 35 छंदों का क्या है, लघुखंड काव्य है। कौन, 35 छंदों का लघुखंड काव्य। जीव दया रास आसगु की अन्य रचना है। तो अपन ने अभी जो पढ़ा साथियों, पढ़ा आस से गु, जिसकी दो रचना है, एक है चंदन बाला रास और एक है साथियों कौन, जीव दया रास। चंदन बाला रास और जीव दया रास इनकी दो रचना मानी जाती है साथियों। एक है आसगु की दो रचना है, एक जीव दया रास, चंदन बाला रास और जीव दया रास। चंदन बाला रास में चंपानगर की राजकुमारी चंदन बाला का सतीत्व वर्णित है, जिसकी रचना कवि ने राजस्थान के जालोर नगर में रहकर की और ये 35 दोहों का एक लघुखंड काव्य है और जीव दया रास आसगु की अन्य रचना है। आगे बात करते हैं, अगला जो कवि आता है अपना वो आता है जीन धर्मसूरी। कौन आता है, जिसकी रचना है साथियों स्तुलिभद्र रास। स्तुली जीन, इसको याद करें, स्तुलिभद्र रास किसकी रचना है, जीन। स्तुलिभद्र रास जीन, स्तुलिभद्र रास जीन, स्तुलिभद्र रास जीन धर्मसूरी, स्तुलिभद्र रास जीन धर्मसूरी, स्तुलिभद्र रास जीन धर्मसूरी, स्तुलिभद्र रास जीन धर्मसूरी, स्तुलिभद्र रास जीन धर्मसूरी। इसमें जैन मुनि स्तुलिभद्र और कोशा नामक वेश्या की कथा वर्णित है। ध्यान रखना साथियों, इसमें जैन मुनि स्तुलिभद्र और कोशा नामक वेश्या की कथा वर्णित है। किसमें, जीन धर्मसूरी का जो ग्रंथ है स्तुलिभद्र रास में, एक तो ये स्तुलिभद्र रास है और एक है निजी वेश्या का नाम है जिसका नाम है कोशा। तो स्तुलिभद्र रास की और कोशा नाम वेश्या की दोनों की कथा इसमें वर्णित है साथियों। क्या बताया गया इसमें, देखिए, इसमें वेश्या के पास भोगरत रहने वाले स्तुलिभद्र को दीक्षा के उपरांत मोक्ष का अधिकारी माना गया है। किसमें, मुनि जीन धर्मसूरी द्वारा जो लिखित रचना है स्तुलिभद्र रास। स्तुलिभद्र रास में स्तुली और कोशा नामक वेश्या का भोग वर्णित है, लेकिन बाद में ऐसा बताया गया है कि इसमें वेश्या के पास भोगरत रहने वाले स्तुलिभद्र को दीक्षा के उपरांत मोक्ष का अधिकारी माना गया है। दीक्षा के उपरांत उसे मोक्ष का अधिकारी मान लिया गया है कि ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। प्यारे साथियों, अगला जो कवि आता है वो आता है जीन सेन सूरी, विजय सेन सूरी। कौन आता है, पांचवा, विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास कैसे याद करेंगे, रेवंत में अधिक ध्यान रखना साथियों रे, और इसी बात सेन में भी रे, सेन में भी एडी एक इसकी मात्रा है और रेवंत में भी एक ही मात्रा है। तो रेवंतगिरी रास रे विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी राज रे विजय सेन सूरी, इसको याद करें। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। इसको आप 2-5 बार याद करें, पढ़े, आपको याद हो जाएगा। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। जैन तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा
रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है इसमें, किसमें? विजय सेन सूर्य कृत रेवंतगिरी रास में। जैन तीर्थंकर है साथियों जिसका इनका नाम है नेमिनाथ। साथ ही साथ यह रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। इस रचना में वास्तुकलात्मक सौंदर्य भी उद्घटित हुआ है। किसमें? रेवंतगिरी रास में जो रचना है विजय सेन सूर्य की, इसमें वास्तुकलात्मक सौंदर्य भी उद्घाटित हुआ है। ध्यान रखना, इसमें जैन तीर्थक नेमिनाथ का वर्णन तो ही है, साथ ही साथ रेवंतगिरी तीर्थ का भी वर्णन है और साथ ही साथ वास्तुकला सौंदर्य का वर्णन भी, यानी कि साथियों मकान निर्माण की कला का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। किसमें? रेवंतगिरी रास में, जो किसकी रचना है? विजय सेन सूर्य की यह रचना है साथियों। अगला जो आता है सुमति गणी आता है साथियों। कौन आता है? सुमति गणी, जिनकी रचना है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास नेमिनाथ रास नेसुमति गणी, नेमिनाथ रास नेसुमति गणी, नेमिनाथ रास नेसुमति गणी। इसको याद रखना, नेमिनाथ रास नेसुमति गणी, नेमिनाथ रास नेसुमति गणी, नेमिनाथ रास नेसुमति गणी। इस प्रकार से इसको याद करना। भगवान नेमिनाथ का जीवन वर्णित है इसमें। किसका? भगवान जो नेमिनाथ है, जो तीर्थंकर है जैनों के साथियों, नेमिनाथ जी, उनके जीवन का यहाँ पर वर्णन किया गया है साथियों। तो साथियों ये अपन ने पढ़े हैं साथियों, आज पढ़ा अपन ने जैन साहित्य। कल पढ़ेंगे साथियों हम रासो साहित्य, और इसके बाद फिर राजो साहित्य के बाद गद्य साहित्य और लौकिक साहित्य। 3 क्लास लगभग और है साथियों, जिसमें अपना आदिकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है साथियों। तो ये क्लास साथियों, क्लास में अपन ने 6 कवि पढ़े हैं साथियों, किसके? जैन साहित्य के अंतर्गत साथियों। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से साथियों मैटर उपलब्ध कराना हूँ, और मैं अच्छे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। तो भूल कर भी साथियों आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएगा। साथ साथ सब्सक्राइबर से काम नहीं चलेगा साथियों, इसमें साथ साथ आप क्या दबाएं? ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर क्लास मेरी आपके पास पहुँच सके और आप बहुत बेहतरीन से बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके साथियों। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों राम राम साथियों।